उम्मीद है इनका चैनल हर काफ़ी जगह देखा जाता है, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं। इस तरह का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि एक नया विवाद शुरू हो जाएगा तो बिल्डर मेंटेन करता है, तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सोसाइटी के अंदर लाठी की क्या ज़रूरत है? देखिए, अबाउट 120 के करीब मेंबर्स हम उस टाइम भी बना चुके थे। 120 मेंबर उस टाइम भी बना चुके थे, लेकिन आज की डेट पे उसमें से कुछ मेंबर्स की वजह ये है कि हमें पूरा प्रोसेस के बारे में नहीं पता कि तो किस तरह से नहीं, उसमें ऐसा था क्योंकि RWA बनाना ज़रूरी था। श्री भगवान जी जो हैं और मिसेस नीरू अग्रवाल, वो ट्रेजरर थी, उनके सारा ये सब जानकारी में है। मैंने तभी 5 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें से 4 लोगों ने ही साइन किए हैं, मैंने कभी साइन नहीं किए इलेक्शन के लिए। देखो बाहर में थोड़ा सा दिखाएंगे कि अभी कितने कुत्ते बाहर घूम रहे हैं। ये पूरी की पूरी इनकी टोली है कुत्तों की। क्या इस्तीफा दे दोगे फिर? आने तो दो पहले इस्तीफा। नहीं, अगर ये 30 मई तक शुरू नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दोगे? बिल्कुल, अब टेंशन नौबत नहीं पड़ेगी। अब तो यही चल रहा है ना अभी। बता दीजिए आप MJ20 पर यूट्यूब पे लाइव है अभी। महिलाओं और बच्चों का तो पार्क में अपने आप ही हो जाता है, उनके लिए करने की कोई जरूरत अलग से कोई जरूरत नहीं है। वो महिलाएं जस्ट मंदिर में जाओ, पार्क में बैठे बड़े प्यार से टाइम पास होता है हमारा। लेकिन पार्क हमारे बैठने लायक होना चाहिए, ये पार्क हमारे बैठने लायक नहीं है। जगह सिक्योरिटी चाहिए है, सब सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो 2 प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की और मेंटेनेंस। अब ये तो धीरे धीरे होगा, एकदम तो नहीं हो पाएगा। कुछ तो प्लान किया होगा कि इनके लिए। आप सचिव हैं, आप सेक्रेटरी पद के लिए हैं, आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बता दीजिए कि आप सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार हैं। करें और सारे ब्लॉक्स में डॉग्स को होगा, पर यहाँ डॉग्स को कोई होता है, क्योंकि डॉग्स को सबकी चाहता है नुकसान करा, लेकिन लोगों को पार्टी को सोच जाएगा तो हमारी टीम बनी है डॉग्स को। सबसे उम्मीदवार से क्यों पूछा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो उनका जवाब था कि भाई आपको क्यों बताएं, आप तो किराएदार हैं। मेरे हिसाब से ये गलत एटीट्यूड है, इस तरह का नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप बीच में छोड़ के चले जाएं? देखिए, ये तो समय बताएगा। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में क्या ये पूरा टर्म कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे? देखिए, उसके लिए हम जो है कि यहाँ वन मैन शो नहीं रहेगा। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहेंगे? मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो भी देखिए रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छा सोचा होगा। MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कुंडली TDI की सोसाइटी JKH ब्लॉक का अब इलेक्शन होना है और बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है, जो कि पहले से तय हो चुका है कि 25 फरवरी को इलेक्शन होना है, जिसमें हमने एक पार्टी जो कि उगता सूरज था उनका इंटरव्यू पहले दिखा चुके हैं, और दूसरी जो पार्टी है जिनका चुनाव चिन्ह, मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि उनका जो नारा है वो सक्षम है हम, क्या इनके जो उनका मैनिफेस्टो है उसके लिए क्या सक्षम है, आज उनसे बात करेंगे। आज बहुत ही दिन के बाद में जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं JS सूरी जी आज बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हैं, और MJ24 न्यूज़ की टीम ने आज उनको पकड़ ही लिया, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये शेरशाह सूरी मार्ग है, और JS सूरी जी का भी नाम जो सरनेम है वो सूरी ही है। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, और आज बात करेंगे उन्हीं से और जानेंगे कि भाई उनका मैनिफेस्टो क्या है और किस तरह के उनके विचार रहेंगे और क्या करने वाले हैं TDI के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को भी एक बार आप सब दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है इनका चैनल हर काफ़ी जगह देखा जाता है, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं इनसे, और अपनी बात हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे इस मीडियम से, तो हम इसलिए अपना जो भी विचार हैं हम रखना चाहते हैं। और जो सचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं अनीता बत्रा जी। हाँ जी, मेरा आपको सबको नमस्कार। मैं ज़्यादा कैमरे बोल नहीं पाती हूँ, पहली बार आई हूँ कैमरे के सामने। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आज मिल के टीम काम करेगी हमारी, बहुत अच्छा काम करेंगे हम आगे। कुछ मेंबर और हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिखा चौहान है सर, मैं भी TDI में रहती हूँ। हाँ जी, और मैं भी चाहती हूँ कि अगर ये लोग बनेंगे तो अच्छा। आप भी अपने विचार देंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो यहाँ की समस्याएं हैं, आप कितने साल से रह रहे हैं? मेरा 6 साल से रह रही हूँ। हाँ जी, 6-7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम शिखा भटनागर है और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर की पोस्ट के लिए
और हम अभी आपका भी वोटिंग होनी है? नहीं, वोटिंग हो चुकी है हमारी, हम तो इलेक्टेड हैं। अच्छा, यानी कि पहले से ही आप इलेक्ट हो चुके हो। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, यानी कि क्या नाम बताया जी आपने? शिखा भटनागर। शिखा भटनागर जी पहले ही निर्विरोध चयनित हो चुकी हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव मेंबर के उसमें, और आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। हाँ जी, क्या नाम मेरा है? नाम दमनप्रीत है। कि मैं ये चाहती हूँ कि हम इतने सालों से 3 साल से हम देख रहे हैं कि पिछली पार्टी कुछ नहीं कर पाई हमारे लिए। हम चाहते हैं इस बारी सूरी साहब आए, उनके देखें कि कैसे काम कर रहे हैं हमारे ठीक लिए। है, आपसे हम वो उनके भी साथ हैं। हाँ जी, लेंगे अभी जानकारी। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा कोहली, क्या नाम, कितने साल से रह रहे हैं आप? मैं 5 साल से। हाँ जी, आप हमें भी जैसे आप भी हम- इलेक्शन में खड़े हाँ हो? जी, मैं एग्जीक्यूटिव में आप सिलेक्ट भी हो चुकी हूँ। सेलेक्ट हो चुके हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सबको थैंक यू। दोस्तों, और बात करेंगे कुछ और यहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर आकाश नाम है मेरा। कितने साल से रह रहे हैं? सर 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, यानी कि 1 दशक तो आपने पूरा कर लिया है। हाँ जी, मतलब जब हमने यहाँ शुरू किया था तब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट जो प्रॉब्लम्स आ गई वो तब हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ पर लोग भर गए हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग नहीं थी। पहले हमें लाइट का इशू था, अभी यहाँ पर लाइट का इशू हो गया। चलो, अभी आपसे फिर से मिलते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? रमिता है मेरा नाम। हाँ जी, कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को 1 साल हुआ है यहाँ पे आए हुए। 1 साल हो गया है। अभी शादी के बाद 1 साल हो ओके। हाँ जी, क्या नाम आपका? गया। अनीता को अनिता कौशिक जी, कितने साल से रह रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से, ठीक है। हाँ जी मैडम, क्या नाम? संजीव त्यागी। क्या जी? संजीव त्यागी। संजीव त्यागी जी। हाँ सर, पिछले मैं 5 ईयर से रह रहा हूँ। 5 साल से। हाँ, मेंटेनेंस का काफ़ी इशू है यहाँ पर, बिल्डिंग की बड़ी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी ठीक है, सर। लेकिन अब तो इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ सर, सूरी साहब ने सेट किया है कि उम्मीद करते हैं कि जो है ना काफ़ी इंप्रूव करें हमारे यहाँ। क्या आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी बीच में छोड़ के भाग जाएं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। हाँ जी, क्या नाम आपका? हरीश कोहली। हाँ जी, क्या कहेंगे सूरी साहब के बारे में? सूरी साहब आएंगे, खूब काम करेंगे यहाँ पे, पक्का जी? पक्का। देख लियो, कभी बीच में छोड़ के चले ना ना, जाओ। ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो है इनके आपके काम आएगी। हाँ जी। अगर बीच में छोड़ के चले गए तो आप नहीं, जिम्मेदार इनके साथ होगे। रहेंगे, गलत काम सरकार कराते चुनने रहेंगे में। इनके साथ। गलत सरकार अगर चुन ली तो आप जिम्मेदार होगे। नहीं नहीं, हम इसके साथ रहेंगे, काम करेंगे इनके साथ। हाँ जी सूरी साहब, अब स्टार्ट करते हैं आपसे, यानी कि जो हमारे सवालों की बौछार है, और इनके हमारे नहीं, यानी कि ये आपके ही सोसाइटी के लोगों के सवाल हैं, और जो आपका मैनिफेस्टो है, ये मेरी जेब में आपके मैनिफेस्टो का इनके जो आपके जुमले हैं उनका पिटारा है, आप खोलते हैं, इनके ये जुमले कितने कामयाब होंगे और कितने रुकेंगे, तो इन्हीं पे बात करते हैं शुरू में। तो मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि भी एक बार इसको भी दिखा दे जो इनका मैनिफेस्टो है, और बहुत सारी इन्होंने बातें लिखी हुई हैं कि भी हम सोसाइटी के लिए कितना कुछ करने वाले हैं, और ये देखो पीछे भी लिखा हुआ है, इनके इतना एक एक बारीकी से सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है। तो बात करते हैं, आपका जो चुनाव चिन्ह है जी मशाल है, यानी कि क्या यहाँ पे सोसाइटी में इतना अंधेरा है कि अभी आपको मशाल दिखानी पड़ेगी? बिल्कुल, ये देखिए, ये हमें बाई चांस भी मिला है। मशाल चिन्ह जो है एक रोशनी है जो हमारे लिए, क्योंकि पिछले 6 सालों से हम यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कमियाँ देखने को मिली। हमें लगा कि जब RWS बन गई हैं तो कुछ ना कुछ एक तब्दीली आएगी। कुछ तब्दीली आई भी, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहा ऐसा, लेकिन जो मेन मुद्दे थे जैसे बिल्डिंग रिपेयरिंग को लेकर, सबसे पहला मुद्दा आपका है जी कि 20 मई के 2024 से बिल्डिंग रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। बिल्डिंग रिपेयरिंग जो हमने फर्स्ट अपना पॉइंट लिखा है, हमने देखिए एक खास बात इसमें देखेंगे कि हर एक चीज़ का हमने एक डेडलाइन दी हुई है कि हम इस तारीख से शुरू कर देंगे। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम इस साल में करेंगे या 2 साल में करेंगे या 3 साल जब तक काम करेंगे तब करेंगे। इसका एक वजनी एक जो वजह है इसके अंदर वो ये है कि हम इमीडिएट, जैसे हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में हमें नहीं पता कि जब अगर हम जीत के आते हैं तो हमें RWA के पास कितने रिजर्व फंड्स होंगे। हमने फिर भी एक मिनिमम अब एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है कम से कम पैसे के अंदर। उसमें हम एक मैसन और एक बेलदार इमीडिएट से हम उसको नौकरी पर रखेंगे पक्की, जो कि सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम मई से, क्योंकि हमारी कलेक्शन जैसे 15 मई को लास्ट डेट होती है तो उसके बाद कलेक्शंस होगी, हमारे पास फंड्स भी होंगे
तो हम उसके साथ इमीडिएट जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बजट कितना होगा? बजट इसके लिए क्योंकि आपने डेट तो दे दी है। जी हाँ, देखिए इसका ये एक प्रोसेस है जो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो हैं तो हमारे पास 13 टावर्स हैं यहाँ पर, और हर एक बिल्डिंग में कहीं ना कहीं सीपेज की वजह से जो है प्लास्टर अपनी जगह छोड़ रहा है। कोर्ट यार्ड्स में जो खास तौर पे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं वो हैं हमारे किचन, दोनों बाथरूम और बालकनीज। सीलिंग की बड़ी समस्या है। हाँ, सीपेज जो सीलिंग है इसमें, इसकी वजह से जो है प्लास्टर जो है जल्दी से अपनी पकड़ छोड़ रही है। 10 साल भी हो गए हैं इस टाउनशिप को बने हुए या इन टावर्स को बने हुए, तो हमने ये प्रॉब्लमेटिक एरिया को देखा है। इसको हम पहले से इसकी रोकथाम इमीडिएट शुरू कराएंगे। अपने प्लम्बिंग स्टाफ से हम इसकी जो तह तक जाएंगे, इसको पहले सारे रिपेयर कराया जाएगा। जितने भी 4 एरियाज जो मैंने आपको बताया है वो उसको हम पहले रिपेयर करा के इमीडिएट हम उसके साथ मैसन के साथ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड और थर्ड फ्लोर फोल्डिंग लगा के उसका एक टावर वाइज फ्रंट से हम स्टार्ट करेंगे और इसकी रिपेयरिंग को जो है हम इमीडिएट शुरू कराना चाहेंगे। और जो मुझे लगता है कि इतने साधन हम इसमें से कर पाएंगे। वैसे एक बिल्डिंग के ऊपर कम से कम 5-6 लाख रुपए से लेकर और 10 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है। ये कितने महीनों में हो जाएगा? देखिए इसमें जो है हमारे पास जो अभी एक डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है जिसमें कि हमने नियर अबाउट RWNS 70 लाख रुपीज़ लेना है, तो हम उसकी रिकवरी की तरफ भी देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो रेजिडेंट्स हैं, फ्लैट ओनर्स हैं, वो इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन भी देने को तैयार हैं कि अगर बिल्डिंग के लिए कोई सही से प्लान बन जाता है। तो जैसा कि हम देखिए अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी किसी तरह की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन देखा जा रहा है जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में बजट कैसे आएगा? देखिए इसमें हमने देखा कि टोटल हमारे यहाँ 550 फ्लैट्स हैं, जिसमें से जो 200 फ्लैट्स हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और 300 जो है उसमें टेनेंट्स हैं और 50 फ्लैट जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो इसको हमने ये भी चीज़ ध्यान की कि जो 300 फ्लैट ओनर्स हैं वो हमारे से दूर क्यों हैं, उसमें से डिफ़ॉल्टर्स क्यों हैं। तो हमने उसकी तह तक जाने की कोशिश की और इसके बारे में देखा कि उनको एक डिपेंड करना पड़ता है, वो दूसरे शहरों में रहते हैं, डिस्टेंस की वजह से वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एरिया जो डेवलपमेंट होती है वो होती है बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग की रख रखाव जो RWA को करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं हम उसको एक चूक गए हैं कि हमने सिर्फ पार्क्स को और एक मतलब सीवर्स वगैरह को की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे पाए हैं। जो बिल्डिंग्स की ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए थी, पार्क्स बना दिए, उसमें कुछ नयापन हो, कुछ अलग लगे, उसके अंदर डस्टबिन हो जो डस्टबिन नहीं है अभी। इसी तरह से और भी जो ब्यूटिफिकेशन होती है गेट से स्टार्ट होती है, उसकी रोड्स हैं, रोड्स भी अभी सही हालत में नहीं हैं। तो हम जिस तरह से हमारे TDA क्लब की रोड बनाई गई है, तो उसी तरह से हम भी अपनी इसकी रिपेयरिंग का काम जो है वो फेज़ वाइज कुछ पैच लेके उसको जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे हम उसको रिपेयरिंग का काम शुरू करेंगे। बिल्डिंग देख के ऐसा लगता है कि भाई आज तक दोबारा से कभी पेंट नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, इसको देखिए साथ ही साथ हम डबल कलर में इसको पेंट कराने की सोच रहे हैं। बाकी सभी लोगों के रेजिडेंट्स के व्यूज़ के बाद उसको फाइनल किया जाएगा। पहले एक सैंपल एक फ्लोर्स बनाए जाएंगे, उसमें हमारा ये है कि 3rd फ्लोर तक एक हम उसको डार्क कलर देंगे, आगे ऊपर हम उसको लाइट कलर के डबल कलर करके इस बिल्डिंग्स को ब्यूटीफाई करेंगे। वो चलो आपकी कमेटी डिसाइड करेगी कि अभी कौन सा कलर करना है कौन सा नहीं। दूसरा जो फ्लैटों में मुफ्त में ग्राउटिंग हुई, हाँ जी हाँ, उसका क्या प्रावधान है? देखिए उसमें ये रहा है कि आज तक जितने भी हमने देखा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो हैं हमारे, ये किचन, दोनों बाथरूम और बालकनीज हैं, तो यहाँ से सीपेज आती है। तो अभी क्या होता है कि बाथरूम से पानी लीक करता है तो ऊपर वाले फ्लैट से गिरता है नीचे, और वो कोई ऊपर अगर कोई फ्लैट बंद पड़ा हुआ है तो भी दिक्कत आती है। कोई ये कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि एंड ऑफ द डे जो है हमारी बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं और उसमें लेकिन कोई ज़्यादा। लेकिन जो प्लम्बर है, प्लम्बर क्या उनकी संख्या बढ़ाओगे आप? देखिए अभी भी जो प्लम्बर है वो बोल देता है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये बाहर से आउटसोर्स से काम होगा, ये RWA का काम नहीं है। देखिए यही बात को करने के लिए हमने एक स्पेशली अपने मैनिफेस्टो में एक वाइट बुक के बारे में मेंशन किया है। इसमें हम सारी चीज़ें उस वाइट बुक के अंदर हम जितनी भी सर्विसेज जो RWA फ्री में दे रहा है
जिसके लिए कोई स्टाफ चार्ज नहीं कर सकता, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। उसमें एक सर्विस को लेके डीपली हम RW ऑफिस में अपने मैनेजर के साथ बैठेंगे और वहाँ से हम उनके सारे पॉइंट्स को लेके हमने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सारी फ्री करनी है। क्योंकि इसमें देखिए ग्राउटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक घर में 1 किलो 2 किलो सीमेंट लग सकता है, वाइट सीमेंट, इससे ज़्यादा है ही नहीं है। वो मना क्यों करते रहे हैं, ये अवेयरनेस लोगों में भी होनी चाहिए। RWA को भी ये समझना चाहिए कि इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम उसको निभा ना सकते। हमने सभी जायज़ बातों के लिए को सोच समझ कर ही हमने ऊपर अपना लिखा है कि हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो हम कर ना सकें। अच्छा, एक ऑटोमेटेड कार एंट्री का आपने बनाया है, हाँ जी हाँ। उसका क्या प्रावधान है? देखिए इसमें ऑटोमेटिक जो कार एंट्री का है, आपने देखा जैसे फ्लैग, ये जो हाईवेज के ऊपर जो होता है फास्टैग, उससे RFID करके एक स्टिकर होता है जो कार्स में लगा होता है, जिससे कि वो सेंस करके अपने आप वो बूमर खुल जाता है। तो अभी क्या होगा कि हमारे गेट पर ये इस तरह का ऑटोमेटेड बूमर लगाया जाएगा, जिसमें कि वो अपने आप फ्लैग उससे टैग से उसका रिकॉर्ड अपने आप कंप्यूटर में बनता जाएगा। उसकी एंट्री और एग्जिट को कोई मैनुअली हमें फीड नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप उसको डिडक्ट करके एक डाटा बनता जाएगा कि कौन सी कार अंदर आई है और कौन सी बाहर जा रही है। क्या ये पॉसिबल है हमारी सोसाइटी के लिए? ये कोई खास क्योंकि यहाँ हमारा जो गेट है वो छोटा गेट है और दूसरी सोसाइटियों को देखते हुए, और सिंगल एंट्री और एग्जिट एक ही जगह है। हाँ देखिए, क्या पॉसिबल है? देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ दिक्कत है कि स्पेस जो है मेन गेट पर कम है, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी है उसके बाहर ही पूरी मार्केट है और यहाँ शाम के समय सुबह के समय काफ़ी भीड़ रहती है, पहले ही भीड़ रहती है, तो वो क्या किस तरह से पॉसिबल नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि उसके लिए हमने थोड़ा सा एक चीज़ें सबकी सहमति के साथ करनी पड़ेगी कि हमारे पास गार्ड रूम से आगे जो है एक काफ़ी बड़ा फुटपाथ का स्पेस है, उसको हम थोड़ा छोटा करके वहाँ पर जो गेस्ट की कार है जिसकी एंट्री होनी चाहिए उसको हम साइड में लेके आएंगे और उसमें एक 2 तरह की एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। जो रेजिडेंट्स जो हैं जो एकदम से वो एंट्री उनकी कार कर सके, उनको वेट ना करनी पड़े, क्योंकि उसमें उनकी कोई एंट्री की ज़रूरत नहीं है। और जो गेस्ट है उनको हम साइड में रोक के उनका डाटा इकट्ठा कर सके, उनसे पूछ सके, क्योंकि उनके लिए वो बूमर ऑटोमेटिक नहीं खुलेगा, तो उनका पूरा डाटा लेना ज़रूरी है। और हम स्पेशली वहाँ पर बोर्ड्स लगाएंगे कि सभी गेस्ट से हम बड़ा विनम्र एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गार्ड्स के साथ सहयोग करें। उनको आदेश है कि हर तरह की एंट्री करने के बाद ही दिया जाए, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमारी टीम को पता चला है कि जो गौरी शंकर मंदिर है उसके सामने वाला जो रोड था वो TDI की तरफ से कोई डिस्प्यूट की वजह से बंद हो गया है, क्या वहाँ से एंट्री और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं? नहीं, देखिए अभी वो डिवीज़न जो है RWS के जो आपसी जो सहयोग से कोऑर्डिनेशन से हमने वो फ़िलहाल हम उसको नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो EZ ब्लॉक्स में के हिस्से में वो आ चुका है और हम आपस में कोऑपरेट करके ही रहना चाहते हैं। TDI ने ज़बरदस्ती करके आपस में सलाह मशवरा करके उसको खुलवाया जा सकता है। देखिए उसको अब इस तरह का पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। वो हम चाहते हैं कि पहले हम अपनी समस्याओं को कर लें और गेट्स को अगर मिनिमाइज रखें तो ज़्यादा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। फिलहाल तो ऐसा लगता है। एक आपने लिखा है कि भाई फ्लैटों की कीमत बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो वो कैसे होगा? देखिए फ्लैटों की कीमत के पीछे जो है हमारे यहाँ मेन तो वजह है बिजली की समस्याओं की वजह से है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वो बिजली की समस्या का जी हाँ, तो उसमें क्या है कि वो TDI के हाथ में है, किंग्स के हाथ में, जो वो एजेंसी है जो इन्होंने 1200 एकर्स की जो टाउनशिप बनाई थी, उसमें इन्होंने ये लिख कर दिया था कि ये एक पूरा सब स्टेशन को इंस्टॉलेशन करेंगे, जिसके लिए इन्होंने 5 एकड़ का लैंड भी लिया हुआ है। जो TDI ने उसके लिए कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को जमा भी कराना था, लेकिन अभी तक वो शायद पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ की फेडरेशन भी एक बनी हुई है किंग्सबरी की 3000 फ्लैटों की, तो उन्होंने ये चीज़ों का दबाव लगातार बनाया हुआ है। TDI ने अभी रिसेंटली कहा है कि उन्होंने पैसा जमा करा दिया है
तो उम्मीद है कि 33 kV का जो है अभी ये सब स्टेशन हमें उम्मीद है अगले 6 months में फिर से बनने का शुरू हो टीडीआई में किस लोकेशन पे होगा वो? ये देखिए ये प्लॉटेड एरिया में है जहाँ पे वो ये मार्क किया हुआ है, उनका जो एक प्लान बना हुआ है उस नक्शे में उन्होंने उसको मार्क किया हुआ है। अभी इनके जो बिजली की समस्या है उसको कैसे निपटाएंगे? देखिए बिजली की हमें, क्योंकि अभी गर्मियाँ आने वाली है, सर्दियाँ तो चलो निकल गई हैं, गर्मियों में कैसे करेंगे? बिजली की बड़ी समस्या रहती है। देखिए और इसी कारण इनके टीडीआई पूरे जिले के अंदर बदनाम है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारा ही टीडीआई जो सिटी है ये बिल्डर्स की मिसमैनेजमेंट की वजह से है। पिछले 2 साल से मैं इस जो भी समस्या है इसके लिए काफ़ी हद तक अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी काफ़ी पीछे पड़ा रहा हूँ। मैंने तकरीबन 250 ट्वीट किए हैं आज तक पिछले 1.5 साल से, और जिसमें कि हमने लगातार UHBVN की साइट पर उनके MD को, CM साहब को रिक्वेस्ट करी बार बार कि आप इस तरफ ध्यान दें, हमें डायरेक्ट कनेक्शन दें जिससे कि RWA खुद उसको मेंटेन कर सके। बट उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी है कि जो अंदर जितनी भी एक कॉलोनी होती है उसको बिल्डर मेंटेन करता है, तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो लेकिन वो कुछ प्रावधान है कि प्राइवेट जो प्लॉटेड जो होते हैं प्लॉट्स उनको डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाता है, बट RWAs के लिए नहीं। जहाँ पर भी 20 से ज़्यादा फ्लैट होते हैं वहाँ पर सिंगल पॉइंट कनेक्शन दिया जाता है। तो जैसा कि आप देखते हैं हमारे यहाँ 550 फ्लैट्स हैं, तो हमें भी हमारे गेट पर एक कनेक्शन दिया गया है। तो असल में ये 1300 फ्लैट्स का एक CLU है जो हमारा, जिसमें EZ ब्लॉक्स जो 6 और 3 ब्लॉक्स HJ के 9 ब्लॉक्स हैं, इसका एक CLU है और इसको एक सिर्फ UHBN का मीटर दिया गया है। तो उसको हम वहीं से ही देखते हैं। तो अभी EZ ब्लॉक्स वाले विलिंग नहीं हैं टेक ओवर करने के लिए, लेकिन हम लोग विलिंग हैं इसको टेक ओवर करने के लिए। अब इससे क्या रहेगा कि जो गेट तक जो कनेक्शन आया हुआ है उसको तो हम वहाँ से उसके बाद जो अंदर का कॉम्प्लेक्स है उसको हम अपना मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास साधन क्या है, हमारे पास है DG का बैकअप। DG का बैकअप हम कॉमन एरिया के लिए DG अलग से लगाया गया पहले से ही, तो कॉमन एरिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी लिफ्ट्स हैं और कॉमन एरिया की लाइट्स हैं वो उस छोटे DG से रन होंगी। और इसके बाद जो बड़ा DG हमारे पास 2 हैं। लिफ्ट की बड़ी समस्या है अभी भी। देखिए जॉनसन लिफ्ट को हमने नियर अबाउट 15 लाख रुपए हम 26 लिफ्ट के लिए पूरा सालाना देते हैं, और वो अपने हद तक वैसे काफ़ी हद तक इसकी सर्विस वगैरह तो करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है। तो पहले जो TDI ने इसको मेंटेन किया तो उस टाइम उसका रख रखाव सही से नहीं किया, जिससे इनके पार्ट्स में आए दिन दिक्कत आती रहती है। लेकिन अभी काफ़ी हद तक जॉनसन ने उसको संभालने की कोशिश की है। जो बटन्स हैं वो रिप्लेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो अपनी तरफ से वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख रहे हैं कि हमारे एरिया में किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि एक वो बड़ी कंपनी है और वो अपना पूरा उनका एजुकेटेड स्टाफ है, वेल ट्रेंड है, टेक्निकल है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें और संभलेंगी। सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? सिक्योरिटी के लिए देखिए थोड़ा सा सिक्योरिटी के हमारी तरफ से लैब्स है, इसमें ये हमें सिक्योरिटी और टाइप करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने एक माई गेट का प्रोविज़न किया। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी देखिए, अभी ये होता है कि जो एंट्री हो जाती है बिना किसी रोक टोक के, उसको हमें और टाइट करना है। इसको हमारा एक सिंगल गेट है, जितने भी हमारे सराउंडिंग एग्जिट्स हैं, यानी EZ ब्लॉक से जो खुला रास्ता है या EWS की तरफ से है, उसको हम बंद करेंगे। और अगर जो खोलने के लिए भी ज़रूरी है दूसरे ब्लॉक्स में जाने के लिए, वहाँ पर हम गार्ड्स को खड़ा करेंगे। और इसके बाद हम एक माई गेट, आपने लिखा है कि भाई लाठी और विसल्स के साथ में सोसाइटी के अंदर लाठी की क्या ज़रूरत है? देखिए एक गेट पे है तो समझ में आता है कि भाई चलो उनकी लाठी या कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए काम आ जाए गेट पे, भारी तत्व परेशान कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी के अंदर तो सिर्फ सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए लाठियों की क्या ज़रूरत है? नहीं, देखिए ये एक होता है कि यूनिफॉर्म एक गार्ड को दी जाती है तब तो उसकी एक पहचान अलग होती है। अगर कोई पुलिस भी अगर लाठियों की जरूरत नहीं, एक छोटी स्टिक होती है वो रख सकते हैं। देखिए वो उस चीज़ से मतलब है, आजकल प्लास्टिक की स्टिक्स आती हैं, आपने देखा कि वे
पुलिस भी जो है वो प्लास्टिक की स्टिक्स यूज़ करती है। नॉर्मली जो आपने गार्ड्स को भी देखा होगा तो वो साइड में अपने हैंग करते हैं, तो वो वही वाली उसी से हमारा मतलब था। और वो उसमें ये हो रहता है कि देखिए कोई भी वारदात हो जाती है तो उसको एक इमीडिएट एक्शन भी तो लेना है, तो चाहे किसी तरह का भी एलिमेंट है कोई, लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लेना। हमने अपने गार्ड्स को ये हिदायत दी हुई है कि हमेशा वो पुलिस की सहयोग ले। कोई अगर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है या किसी तरह की वायलेशन कर रहा है या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे कर रहा है तो वो सीधा पुलिस 112 पर ही कॉल करे। हमें कानून को किसी भी हालत में हाथ में नहीं लेना। लेकिन फिर भी जो भी हम अपनी सुरक्षा के लिए इमीडिएट कर सकते हैं, तो हमने इसके लिए एक प्लान ये भी बनाया था कि HJK में 3 जगह पर हम गार्ड्स के 3 कैबिन्स बनाएंगे। उन 4x4 के कैबिन्स के अंदर जो पोर्टेबल आते हैं आजकल बने बनाए, उसके अंदर हम CCTV का प्रोविज़न रखेंगे। जितने भी हमारे कैमरास लगे हैं वो कैमरास वहाँ पर उस गार्ड वहीं सिंगल पॉइंट से उसी पर नज़र रख सकेगा, जिसमें कि हमारी लॉबीज़ भी हैं जहाँ से जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं तो वो वहाँ पर विजिबल है, और वो वहीं से 1 या 2 गार्ड ही काफ़ी अच्छी नज़र रख सकते हैं और इमीडिएट वहाँ पर मदद दे सकते हैं अपनी विसल के थ्रू। और उसके साथ ही हमने एक प्रोविज़न रखा है कि हम वहाँ पर एक सायरन भी लगाना चाह रहे हैं जिसकी आवाज़ आधा किलोमीटर तक रहेगी, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो सायरन को भी बजा सकते हैं। सोसाइटी में कुत्तों की भी एक बड़ी समस्या है। आए दिन ग्रुप में भी कुछ ना कुछ वीडियोस पोस्ट आती रहती हैं, उनका क्या करेंगे आप? देखिए उसके लिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हर जगह से हमें आए दिन न्यूज़ आती रहती हैं कि बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ ये इस तरह की कोई ना कोई हो जाती है बात, जो काट लेते हैं कुत्ते, बहुत बैडली इंजर्ड कर देते हैं। हम तो सरकार से अपील करेंगे कि इस तरह से इनकी वैक्सीनेशन या जो भी उसमें प्रावधान है कानूनन, कुत्तों के खिलाफ कोई एक्शन डॉग्स के लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी ये बोला है कि आप उनके लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये कर सकते हैं रिक्वेस्ट के वैक्सीनेशन उनका किया जाए ताकि उनके काटने से कोई किसी को नुकसान ना हो। लेकिन उसके लिए हमने भी सोचा है कि 2 जगह पर हम उनके लिए जो मॉर्निंग में उनको साफ़ सफाई के लिए रेजिडेंट्स लेके जाते हैं, हम 2 एक ऐसे जगह को ये मार्क करेंगे जहाँ पर कि वो वहाँ उन डॉग्स को लेके जाकर अपना घुमा सकें, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रख सकें। अच्छा, बिल्डिंग इंश्योरेंस का आपने लिखा है? हाँ जी, बिल्डिंग इंश्योरेंस का ऐसा है कि आज तक जो TDI ने इन बिल्डिंग्स की इंश्योरेंस नहीं कराई हुई। अगर हमारा जोन 4 में आता है ये एरिया, जो कि बड़ा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो इसमें अगर कोई हादसा हो जाता है तो किसी भी फ्लैट ऑनर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, खुदा हादसा ऐसा ना हो, लेकिन हमें इसकी इंश्योरेंस कम से कम ज़रूर करानी चाहिए। तो हम इसके लिए कदम हमें उठाना है ज़रूर। उसके लिए पैसा कौन देगा? देखिए उसके लिए कोई ज़्यादा शायद खर्चा नहीं होता, क्योंकि एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होती है, एक जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, और जो इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस के रेट्स में काफ़ी वेरिएशन होता है। क्या RWA देगी उसका पैसा? हाँ, उसका RWA बिल्कुल, और वो हम उसको पूरा जो भी TDI से इस पार्क में सारी प्लान्स जो होते हैं, क्योंकि मैप्स वगैरह सब TDI के और केम्स के पोजीशन में हैं, उनसे वो नक्शे लेकर और हम वो सबमिट गवर्नमेंट को कराकर और उसकी इंश्योरेंस कराएंगे। एक जो बिजली का मुद्दा था, DG को चेंज करने वाले हैं, तो वो कैसे होगा? देखिए DG का है अभी तो दिल्ली, ये सब NCR में सब तरह की जो NGT ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शंस अभी तो DG बंद है। अभी तो बिल्कुल बंद है, हम कानूनन उसको नहीं चला सकते हैं। तो लेकिन कई बार देखा गया है कि अभी अब कई महीनों से DG बंद है, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार लाइट जाती है तो जो मीटर है, मीटर के अंदर रेड लाइट में रेड सिग्नल दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या यानी कि वो DG वाले रेट अभी भी फॉलो हो रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो DG का जो रेड लाइट है, ये तो या तो कोई फॉल्टी है, कोई किसी तरह का, ये सारे मेंटेन जो करने वाली एजेंसी है वो KNC है। हमें सिर्फ लॉक लगाया हुआ है अपना कि उसका कोई मिसयूज़ ना हो। TDI आता है रेगुलर। को ये बात पता है, आपने उठाई है कोई बात? ये बात हमने टाइम टू टाइम उठाई है और उन्होंने इसको आके ठीक करने की कोशिश की है टाइम टू टाइम, बट फिर भी अभी ये समस्याएं तो देखिए हमारे काबू तभी आ सकती हैं जब हम ये सारा टेक ओवर कर लेंगे,
तो हमने MRI एक स्पेशल मीटर्स होते हैं जिससे किसी भी रेजिडेंट का कि मीटर अगर कोई फॉल्टी है या तेज़ चल रहा है या उसको कोई डाउट है, हम वो RWA अभी अपना खरीदेंगे अगर हमें ये मौका मिलता है। हमने इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है ताकि कोई भी किसी तरह की और समस्या है, जैसे कोई टेनेंट रेंट पर आता है तो डे 1 से उनको मीटर चेक करा के दिया जाए, कल को उनको कोई किसी तरह का शक शुबा ना हो कि मीटर फास्ट चल रहा है या कुछ है। उसके बाद जब वो विकेट करेंगे तो किसी ने कोई मीटर छेड़ा तो नहीं है, या किसी ने भी कोई छेड़ा हो तो उसको MRI मीटर से तुरंत पकड़ा जा सकता है। जैसे कि अभी डीजी चेंज करने का प्लान था, डीजल से PNG पर करने वाले हैं, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? क्या फ्लैटियर खुद देंगे या RWA देंगे? देखिए, इसके लिए जो है कंट्रीब्यूशंस के लिए जो प्रेजेंट टीम है उन्होंने 5,000 रुपीज़ पर फ्लैट जो है वो कंट्रीब्यूशंस लोगों को कही हैं। लेकिन उसके लिए भी एतराज़ हुआ है। जी हाँ, उसके लिए भी एतराज़ हुआ है क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली अभी हर सोसाइटी में अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। दरअसल किट 2-3 तरह की आती हैं, उसमें एक जो किट है वो काफ़ी 5-6 लाख रुपए में भी लग जाती है, लेकिन वो एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसके लिए एक और स्पेस चाहिए और वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। और दूसरा जो है और भी तरीके हैं, एक इम्पोर्टेड किट आती है लेकिन वो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसमें एक डीजी के ऊपर 14 लाख का से 18 लाख रुपीज़ का। क्या वो जो डीजी है वो अपने RWA का होगा या कैंस का होगा? नहीं, वो हमारे RWA का ही होगा। लेकिन सुनने में आया था कि अभी जो डीजी चेंज करने वाले हैं फ्लैटियर से 5-5 हज़ार रुपये लेने का प्रावधान बनाया था, कुछ नोटिस आया था, और लेकिन वो भी कैंस का होगा। वो देखिए, ये केन्स को हमने रिक्वेस्ट करी है, हमारी फेडरेशन ने भी सभी RWAs के बिहाफ पर जो है उनको रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों ने अभी तक हमें इलेक्ट्रिसिटी हैंड ओवर नहीं की है, तो ये आप ही की ड्यूटी है इसको। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज किसी तरह का कोई अगर प्रावधान या कोई प्रोविज़न करती हैं कि आपको कंपलसरी ये करना है, तो जब तक हैंड ओवर नहीं हो जाती सर्विसेज, ये इनकी ही ड्यूटी है। लेकिन हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमें कानून को के साथ चलना है, ये एनवायरनमेंट को बचाना हमारा भी फ़र्ज़ है। तो जैसा ज़्यादातर लोग कहेंगे हम उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम खुद ही अपनी लगा के जल्द से जल्द अपने वातावरण को बचा सकें। एक जो आपने कार्यालय की सेवाएं लिखी है, जो बजट है, वार्षिक बजट है, वो सबके सामने शो करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, ये या बहुत ज़रूरी है। या सिर्फ कुछ लोग आपकी टीम से अगर जीतते हैं, आप जीतते हैं, तो क्या 10-5 लोगों तक ही वो सीमित रह जाएगा वार्षिक बजट? देखिए, वार्षिक बजट हर सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में हमेशा किया जाता है, बताया जाता है सारे। ये एक प्रोसेस होता है हर RWA के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर उसके बारे में कभी बात नहीं की गई। वो अवेयरनेस जो है हमने वो लाने की कोशिश की है। मुद्दे इसीलिए बनाए हैं कि चाहे कल को कोई भी आए, चाहे हम आए या कोई और लोग आए, उनके सामने एक चैलेंजेस हों कि सामने वाले भी लोगों ने जो है इतना सोच है, सब में आज अवेयरनेस बन चुकी है कि हमें ये मुद्दे करके अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है। एक शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर में? जी हाँ, देखिए, इसके लिए शिकायत के लिए हमने एक नया तरह का प्रोविज़न सोचा था कि इस तरह अभी कोई भी जब अपनी समस्या के बारे में बताता है तो उनके पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता सिवाय डेट के, और कई बार स्टाफ उसको सुनकर भी अनसुना कर देता है। तो एक स्टाफ को ये हिदायत होगी कि वो हर एक कंप्लेंट नंबर इशू करें, जिससे कि हम उससे जान सकें। उसको हर दूसरे दिन हम रिव्यू करेंगे कि क्या वो समस्या हल हुई है कि नहीं हुई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या होगा? वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमारे पास RWA में हमारे पास जैसे कि 3 रूम का हमारा एक ऑफिस बना हुआ है, उसमें हमारे पास 2 रूम्स जो हैं वो अभी सब स्पेस अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि उसका यूटिलाइज हो ज़्यादा से ज़्यादा। एक मीटिंग रूम है जो कि रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती, नॉर्मली कुछ 2-4 दिन में एक बार मीटिंग्स होती हैं प्रैक्टिकली, और इसमें से एक जो रूम है उसके अंदर हम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ पे वो बैठ सकेंगे। उनका पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो लाइफ का है क्या वहाँ पर सिर्फ एक जो फ्लैट का रूम है उससे काम चल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो उनकी संख्या भी काफ़ी है। क्या उनके लिए एक हॉल या जैसे एक पार्क के अंदर कुछ सुविधाएं बनाई जा सकती हैं? देखिए, उसके पार्क के इनके रूम के अंदर तो सिर्फ कितने 5-7-10 लोग आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
देखिए, इसके लिए तो एक पहले से ही स्पेस ईयर मार्क होता है। जब भी कोई टाउनशिप बनाई जाती है तो उसके लिए उसमें ज़्यादा उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना वो एक इलीगल होता है। तो ये सोसाइटी में मंदिर भी बना हुआ है। देखिए, वो एक आस्था की एक बात है, उसमें हम वो सबसे ज़रूरी है मुझे लगता है। चाहे हम वॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमारे को पॉजिटिव वेव्स आती हैं, हम एक अच्छा वरिष्ठ सोच नागरिकों के रखते लिए हैं। भी एक पॉजिटिव वेव वाला स्थान होगा जी, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट जगह है। वो अगर आएंगे और RWA के कार्य को देखेंगे तो उसमें भी रहेगा कि उनका जो काम है, किस तरह से स्टाफ काम कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस, हम उनको ये पूरा सहयोग करने के लिए और भी ज़्यादा उनको पावर्स देंगे कि वो आकर अपना इसमें पूरा सहयोग कर सके, उनको गाइड भी कर सकें और हमें भी गाइड कर सकें। एक जैसे कि यहाँ पे जो फ्लैटियर हैं वो अपना कुछ फंक्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, क्या इनके RWA में कुछ पैसा देना पड़ता है उनको? किस तरह का पैसा? इनके कोई फंक्शन करना है, किसी को अपने बच्चे का बर्थडे करना है, बाहर टेंट लगाना है या और कोई फंक्शन है, तो उसके लिए RWA में परमिशन तो चलो ठीक है, परमिशन लेना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ इनके सर्विस चार्ज वगैरह कुछ होता है? देखिए, उसके लिए एक सर्विस चार्ज रहेगा। तो मेंटेनेंस किस चीज़ के लिए ली जाती है? नहीं, मेंटेनेंस की बात नहीं, ये कॉमन एरिया की बात है। क्योंकि रोज तो कोई प्रोग्राम करवाएगा नहीं, साल 6 महीने में 2 साल 5 साल में एक बार होगा कोई प्रोग्राम। लेकिन देखिए, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी अगर हम इस तरह के अगर डिसिप्लिन में अगर रहना चाहते हैं तो क्या होता है, अक्सर अपने प्रोग्राम्स करने के बाद काफ़ी गैदरिंग होती है, किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, तो उसके बाद वहाँ पर कूड़े के ढेर होते हैं। तो उसकी सफाई के लिए एक डिसिप्लिन होना हर तरह का ज़रूरी है। जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जब फ्लैट की आप रेनोवेशन करते हैं तो मलबा वहीं लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह से उसके लिए 2500 रुपीज़ की सिक्योरिटी का प्रावधान रखा हुआ है। तो हम उसके बारे में थोड़ी सख्ती रखना चाहेंगे, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कोर्ट यार्ड्स में लोग डंप करके चले जाते हैं, जिससे कि बहुत गंदगी पैदा होती है और ये सब नहीं होना चाहिए। हमें कुछ नहीं, अगर वो कोई सफाई के लिए खुद जिम्मेदारी लेता है कि हम अपनी सफाई करवा के दे देंगे, तो फिर भी 2500 रुपये देने पड़ेंगे उसको। 2500, देखिए ये जो है इसमें से सिर्फ सफाई के लिए जो है वो कुछ अमाउंट रहेगा, बाकी का रिफंडेबल रहेगा, वो एज ए सिक्योरिटी रहेगा। जी हाँ। और ये जो प्रावधान उस टाइम बताएंगे हम, जब हमें इसकी पावर्स मिलेंगी या तभी हम कुछ बता पाएंगे। सबकी सहमति से करना चाहेंगे। अच्छा, जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करेंगे? कई बार शिकायतें भी आती हैं बच्चों की। देखिए, अभी हाल ही में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं कई बार देखने को मिलता है यहाँ पर PCR भी आती है, रात को PCR आती है, कई बच्चे दंगा भी करते हैं, रात को ड्रिंक्स भी करते हैं। और अभी 2 दिन पहले भी एक ग्रुप में किसी के यहाँ के रेजिडेंट का मैसेज आया था कि अभी रात को उनके ऊपर कोई तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहा है, लेकिन मैं बोलने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये सिक्योरिटी का कुछ कमियां हैं। ये सिक्योरिटी भी तो RWA के अंडर में होगी। जी हाँ। और आप भी अभी RWA के ही मेंबर हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी एट प्रेजेंट तो मैं RWA का मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन संस्थापक हैं। हाँ, 2 साल आपने संभाली है RWA। नहीं, देखिए, मैं तब भी एप्लीकेंट मैं था, इस जो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तक के लिए एप्लीकेंट था। मेरे नाम से आज भी अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं तब भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था, क्योंकि मैंने कोई पोस्ट नहीं ली थी उस टाइम, कुछ समय का नहीं करता धरता बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे पास किसी तरह की कोई साइनिंग पावर कभी भी नहीं रही। डे 1 से ही, जब से मैं आया हूँ, कोई भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर सिर्फ 3 लोग ही होते हैं। जब तक आप रहे तो आपने कितने मेंबर बनाए? कितने मेंबर थे शुरू में? देखिए, हमने 15 लोगों से फाउंडर मेंबर्स ने शुरू किया था। उसके बाद जब TDI ने ये सडनली सब सॉफ्ट सर्विसेज छोड़ के जब चले गए थे, तो हमने अपने अपनी जगह से, जब मैं कभी कहीं देश से बाहर भी था, तो भी हमने वहाँ से मेंबर्स को बनाया, क्योंकि हमें उस टाइम फंड्स की ज़रूरत थी RWA बनाने के लिए भी और लोगों को साथ के लिए भी। तो उस टाइम हमने नियर अबाउट 120 के करीब मेंबर्स हम उस टाइम भी बना चुके थे।
120 मेंबर उस टाइम पे हैं। उस टाइम भी बना चुके थे। लेकिन आज की डेट पे लगभग 115 मेंबर्स हैं। हाँ, तो ये कम कैसे हुए हैं? ये देखिए, इसमें कुछ लोग शायद बेच कर चले गए, जो अपडेट हुआ टाइम टू टाइम, जो पिछले 2 या 3 सालों में जो ऑडिट होके या जो भी अकाउंट सबमिट किए गए, जो भी एक्टिंग RWS थे, जो उनके पदाधिकारियों ने जो सबमिट किए, तो उसमें मुझे लगता है कि अपडेट हुए होंगे। तो हमारे पास तो वो जो हमने कलेक्शन की थी उसका सारा डाटा हमने सब जो प्रेजेंट RWS हैं उनके मेंबर्स को हमने हैंडओवर कर दिया। लेकिन उनका डाटा आज तक नहीं मिला है। नहीं, वो और RW ऑफिस में है उसके बारे में, और वो बैंक RWA की तरफ से अकाउंट बार में हिदायत आती रही है कि भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। उस टाइम पे, आपके टाइम पे उनसे जो मेंबरशिप फीस है वो भी ली गई थी, उसका क्या हुआ? देखिए, ऐसा वो आज भी मेंबर नहीं है। उसमें से कुछ मेंबर्स की वजह ये है कि हमें पूरा प्रोसेस के बारे में नहीं पता था कि तो किस फीस तरह लेने की से। जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसमें ऐसा था क्योंकि RWA बनाना ज़रूरी था, क्योंकि किसी तरह सोसाइटी को चलाना था, क्योंकि केन्स जो है सडनली हमारे से को छोड़ के हैंडओवर करके चला गया। तो इसलिए उस टाइम हमें पूरा उसका ध्यान रखना था कि किसी तरह मेंबर्स को जोड़ के रखना है। जो प्रोसेस था उसमें ये था कि आपने किसी तरह का कोई कैश नहीं लेना। ये बाद में हमें बताया गया, या बाद में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने इस कानून को अपडेट किया। तो हमने पहले जो है ये सारे अमाउंट को लेकर उसका बाकायदा एक्सेल शीट बनाकर पूरा हिसाब रखा हुआ था, और जो भी हमारे पास कैश उस टाइम आया था हमने सीधा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया था। श्री भगवान जी जो हैं और मिसेस नीरू अग्रवाल, वो ट्रेजरर थी, उनके सारा ये सब जानकारी में है। उन्होंने उसकी बाकायदा हर जो भी अमाउंट आया उसकी प्रॉपर रसीद काटी गई, प्रिंटेड रसीद थी, और हर मेंबर को दी गई, तभी वो आज क्लेम कर पा रहे हैं। तो अभी हमें उस प्रोसेस को दोबारा से करना है कि हमें करंट डेट में उनका वो अमाउंट जो है एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हमने उनसे मांगा है उनके जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जो भी मेंबरशिप, उनमें वो जो उनका अभी मेंबरशिप अमाउंट है वो तो चलो आप सिक्योरिटी में मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वो मेंबर नहीं बन पाए और वोट नहीं डाल पा रहे हैं। देखिए, इसीलिए हमने शुरू से इन इलेक्शंस के लिए भी थोड़ा ऑब्जेक्शन किया था कि मैंने खुद फाइल्स के बारे में देख के 103 मेंबर्स की लिस्ट और फाइल मैंने खुद देखी है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो कि मेंबर्स नहीं बन पाए, जो कि एक फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए नहीं होता। लेकिन अब हमारी मजबूरी थी कि हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स ने इलेक्शन का सडनली अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन हमारे हाथ में नहीं था क्योंकि पावर्स उनके हाथ में थी। 5 मेंबर की कमेटी जो सडनली तो नहीं, कई महीनों से प्रोसेस चल रहा है। पहले एडॉक कमेटी भी बनाई गई, आप एडॉक कमेटी के भी मेंबर हैं? जी हाँ, मैंने इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई सडनली इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं। आप एडॉक कमेटी के मेंबर हैं, रजिस्ट्रार ने आपको एडॉक कमेटी का मेंबर बनाया है, देखिए, तो आपकी तो नॉलेज में है। मैंने तभी 5 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से 4 लोगों ने ही साइन किए हैं, मैंने कभी साइन नहीं किए इलेक्शन के लिए। वो इसलिए नहीं किए कि मैं हमेशा से इनसे 103 लोगों की फाइल मांगता रहा जो मुझे नहीं दी गई। तो और उसके बाद एक लास्ट मीटिंग में, 4th मीटिंग में, ये फाइल किसने रोकी? ये RW ऑफिस में थी। अब ये उन्होंने क्यों नहीं उसको हमारे को हैंड ओवर किया। हम बार बार मांगते रहे कि हम उस फाइल को लेकर जाते हैं और लोगों से हम जो भी है पेमेंट्स की फिर से जो आपकी फॉर्मेलिटी है उसकी डिमांड हम करंट ईयर में करके और उनके मेंबरशिप फॉर्म पूरा करके फिर से हम इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। वो PDF फाइल तो हमेशा ग्रुप में बार आती रही है, जिनकी जो कमियाँ रही हैं। देखिए, वो तो आती रही हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। सिर्फ बातों से या रजिस्ट्रार तो उसको नहीं मानेंगे, हमें एक प्रूफ चाहिए था जो कि हमें वो फाइल के रूप में जो जैसे उनके ओरिजिनल जो साइन किए हुए फॉर्म्स हैं वो सब लेके वहाँ पर जाएं और रजिस्ट्रार साहब से हम दरख्वास्त करते कि वो इसको देखें और फिर इलेक्शन के लिए हमें एक्सटेंशन दें। जो बिजली है वो TDI और कैंट से इनके RW में लेना चाहेंगे, किस तरह से लेंगे? देखिए, इसके लिए एक प्रोसेस है जिसके लिए हमने 1 अक्टूबर 2024 से डेट रखी है, क्योंकि उससे पहले 1 अक्टूबर 2024 से डेट रखी है या उससे पहले आप प्रोसेस करके, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है। देखिए, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होगा, जब तक तो हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये UHBVN गवर्नमेंट एजेंसी के हाथ में है, ये उनकी मर्जी से होगा
कि वो हमारे को एज मतलब RWA एक्सेप्ट करें, हमारा एक सब मीटर अलग से लगाएं, जो कि हम, क्योंकि हमें अभी भी ये TDI के नाम पर है मीटर, हमें जब भी कोई पेमेंट देनी है हमें TDI को देनी पड़ेगी और TDI के आगे डिपॉजिट कराएगा, जो कि वो बिल्डर अक्सर ही नहीं जमा कराता। इसकी वजह से हमारी कई साल में कई बार हमारी लाइट कट चुकी है। तो लाइट कट चुकी है, आपको डीजल नहीं मिलता है कैंस की तरफ से, आप लोग RWA के जो उत्तराधिकारी हैं वो कैंस में जाके काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। सिर्फ विरोध प्रदर्शन जैसे कि देखा गया है सिर्फ डीजल के लिए करते हैं, ना कि सरकारी बिजली के लिए या अपनी RWA में इनके लाइट हैंड ओवर करने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। तो उन्होंने हैंडओवर करने का प्रोसेस के लिए जो हमारी RWA की शर्तें थी या जो एक प्रोसीजरली होना चाहिए, उसमें यह था कि TDI जो है पहले पूरा जो सब स्टेशन का अपना जो वायदा है उसको पूरा करें, जिसके लिए हमारे से कंट्रीब्यूशन ली गई है। जब हमने फ्लैट खरीदे थे तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट के नाम पर हमसे काफ़ी पैसा लिया गया था। मेरे ख्याल से 2 BHK के लिए 40,000 रुपीज़ के करीब आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में या फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ये सब दिख रहा है। तो वो हर फ्लैट से लिया गया था, जिसको क्या TDI ने आज तक गवर्नमेंट एजेंसीज तक वो पैसा नहीं पहुंचाया, तभी हमारे वो अभी तक सब स्टेशन नहीं बन पाया। जो प्रोसेस है ये मीटर हमारे को अपने नाम पर चाहिए होगा, तभी हम उसको एक प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। हम USBN को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि हम फ्लैट ऑनर्स हैं और हम इसको मेंटेन करेंगे, आप हमारे नाम से मीटर को दीजिए। जो इसीलिए 6 महीने का वक्त मांगा। जो यहाँ पर किराएदार रहते हैं उनका आपने लिखा है कि भाई जो वो कमीशन देते हैं एजेंट को या जो डीलर है उनको कमीशन देते हैं, क्या RWA खुद उनको कोई भी किराए पे लेना चाहे तो उनको RWA देगी? देखिए, ये एक हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे एक अहम हिस्सा है, जो 300 फ्लैट ऑनर्स जो कि और शहरों में रहते हैं, जिन्होंने किराए पर दिया किसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अर्निंग के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन ऐसा कि आम तौर पर क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कई बार जो टेनेंट्स दिए जाते हैं तो वो कोई गलत तरह के टेनेंट्स भी हमें देखने में आया है। हम इस चीज़ को रोकना भी चाहते हैं, काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए हमारी एक कोशिश है कि देखिए हम उसमें कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमने पहली बार एक इन्वेस्टर के लिए सोचा है कि वो अपना कुछ RWA पर एक विश्वास कर सके। हम लोग इसको एक प्रोसेस को ठीक बनाएंगे कि उनका डाटा इकट्ठा करके जो आसपास की जो कंपनीज़ हैं, जैसे मारुति की फैक्ट्री लगने वाली है, TDI ने भी 400 के करीब उनके एम्प्लॉइज़ को अपने फ्लैट्स में किराए पर देने की बात कही है। इसी तरह से SRM यूनिवर्सिटी वगैरह वहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, और जिससे कि उम्मीदें हैं हमें कि हम ऐसी बड़ी कंपनियों को टाइम टू टाइम अपडेट्स भेजेंगे कि हमारे पास इतने फ्लैट्स रेंट के लिए अवेलेबल हैं। गेट के बाहर भी हम एक बोर्ड लगाएंगे कि आप संपर्क करिए RWA के ऑफिस से। हम जो 2,500 रुपीज़ लेंगे उससे 2 काम होंगे, एक तो उनको कहीं आने जाने की समस्या से बचेंगे जो फ्लैट ऑनर या टेनेंट्स को जाना पड़ता है। दूसरा, हमारी जो टेनेंट वेरिफिकेशन की जो टर्म है जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम, जो कानूनन भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी फ्लैट ऑनर अगर टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता तो उसको सज़ा भी हो सकती है। ये सबको समझना चाहिए और हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो TDI क्लब का 50,000 रुपये जाता है, लेकिन जो ऑनर है वो तो खुद रहते नहीं यहाँ पे, टेनेंट्स रहते हैं, तो जो उनका 50,000 रुपये जा रहा है TDI क्लब में वो वेस्ट ही जा रहा है, उसका क्या करोगे? देखिए, सर्विसेज तो वैसे क्लब की चल रही है, हालांकि सर्विसेज जो है आपको मार्क नहीं है जो और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। वो एक बिल्डर ने अपना एक इनकम बनाई हुई है, वो जब हम फ्लैट को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें उनकी NOC चाहिए होती है, उसके बिना NOC नहीं मिलती है। तो बिल्डर इसको बना के 400-500 करोड़ रुपए अब तक बना चुका है सिर्फ क्लब के नाम पर। हम सभी फ्लैट ऑनर्स जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ है और जिनके पास इन राइटिंग
एक सबूत है कि उन्होंने रिफंडेबल 50,000 रुपीज़ का प्रावधान जो इस फ्लैट को बुक कराते टाइम था, बाद में उन्होंने अलग अलग जितने फ्लैट ऑनर्स हैं उनको अलग अलग से टारगेट करके उनसे दोबारा से एग्रीमेंट साइन कराए जिसमें कि रिफंडेबल प्रावधान हटा दिया गया। तो इस तरह की है, हम कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों की जॉइंट पिटीशन डालेंगे जिसमें खर्चा भी कम होगा और कंज्यूमर कोर्ट ज़्यादा इफेक्टिवली करेंगी। उसके बाद हो सकता है कि हायर कोर्ट्स में जो जाना कंज्यूमर पड़े। कोर्ट का खर्चा है, वकील का खर्चा है, वो सब- RWA देगी। वो RWA देगी, बिल्कुल। अभी कितने केस चल रहे हैं RWA के? अभी तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो प्रैक्टिकली एक है के ब्लॉक का जो है, जो मेरी जहाँ तक जानकारी मुझे दी गई है, तो K1 के सामने जो प्लॉट है जो स्कूल का, इसके ऊपर हमारा चल रहा है। इसके ऊपर हम स्टे लेकिन लेने की उन्होंने कर कब्जा रहे ले हैं। लिया अपना। कब्जा वो ले चुके हैं। देखिए, नक्शे के हिसाब से तो उसका प्रावधान रखा गया है, लेकिन जो DTP ऑफिस है उसको फ्लैट ऑनर्स का भी पूछना चाहिए था एक नक्शा बनाना पास करने से पहले कि आपने जब बुकिंग कराई उसको बार बार बिल्डर अपडेट करता रहा है अपने एंड पर विदाउट इन्फॉर्मिंग फ्लैट ऑनर्स, तो जो कि गलत चीज़ें थी। अब उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चूक हुई है और कब ये नक्शे बदल दिए गए और ये प्रावधान ख़त्म हो गए। तो इसी तरह से मेंटेनेंस की जो है हमारी 9 मंथ्स की मेंटेनेंस जो है TDI ने केंस ने लेकर रखी हुई है, जो आज तक हमें जब सॉफ्ट सर्विसेज दे दी गई हैं तो वो फंड्स RWA को आने चाहिए। तो हमें भी लगता है कि वो फंड्स भी हमारे पास आ सकते हैं अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ें, तो काफ़ी कई करोड़ रुपए जो हैं RWA को डेवलपमेंट के लिए मिल सकते हैं। ठीक है सुनील साहब, आपसे काफ़ी टाइम लिया। अब अनीता जी से बात करेंगे। हाँ जी अनीता जी, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। सुनील साहब ने इतना पूरे रामायण गाजी सारे जो मुद्दों पे बात हुई थी वो उन्होंने पूरा कर दिया। अब कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं लगभग 8-9 साल से यहाँ 8-9 साल से रह रहे हैं। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्याओं का तो सूरी साहब ने सारा कुछ बता ही दिया। आप बता दीजिए, वो उनकी समस्या थी, आप अपनी समस्या हमारी समस्या बताइए। भी ये सबसे पहले बिल्डिंग में यानी कि आप एक उम्मीदवार ना होके एक गृहिणी होके आप अपनी समस्या बताइए। यही है कि सबसे पहले बिल्डिंग रिपेयर होनी चाहिए, बिल्डिंग इसमें रिपेयर बिल्कुल होनी सेफ्टी नहीं है। और दूसरा यहाँ साफ़ सफाई, पार्किंग, मेंटेनेंस। हमारे बच्चे यहाँ खेल नहीं सकते, हम दूसरे पार्क में बच्चों को लेके जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। और लाइट की समस्या तो है ही। बाकी मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी, कुछ जो भी ये मुद्दे हैं सूर्य जी ने अपने डिस्कस कैमरामैन कर को लिए कहना चाहूँगा, ये कुत्ते भी दिखा दे भाई कि यहाँ पे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कुत्ते यहाँ पे घूमते रहते हैं। ये हमारी इनके ये किंग्सबरी की सोसाइटी है इतनी अच्छी। देखो बाहर में थोड़ा सा दिखाएंगे कि अभी कितने कुत्ते बाहर घूम रहे हैं। ये पूरी की पूरी इनकी टोली है कुत्तों की। मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक पॉइंट ये कहना चाहूँगी, हमारी सोसाइटी का नाम है किंग्सबरी। किंग्सबरी मतलब राजा का नाम होता है किंग्सबरी। आपके प्रधान पद के उम्मीदवार भी सिंह है, वो किंग है। सिंह और किंग मतलब तो हमारी क्या सोसाइटी जो है किंग वाला ताज उनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है किंग्सबरी का मतलब लुक भी जो है किंग जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए एक अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना, पूरी सोसाइटी को मिलकर साथ आना चाहिए। एक और दिखा दो। छोटू उस्ताद आ गया भाई। इसके लिए एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे को पूरी सोसाइटी, पूरे लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें पहल करनी पड़ेगी उसके लिए, जिसके लिए हमें सबका साथ और हमारा प्रयास बड़ा जरूरी है। क्या करेंगे? क्या सबसे पहले यानी कि पहली चोट में पहला ऑर्डर कौन सा निकालेंगे ये बता दो। पहला ऑर्डर मेरे को लगता है शायद लाइट का ही रहेगा। लाइट का रहेगा। लाइट की सबसे बड़ा ऑर्डर है ये। सबसे बड़ा बिल्कुल। कितने दिन में पार बोल दोगे? वो तो डिस्कस हो ही चुका है, जो कुछ है हमारे घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र तो ये तो एक घोषणा पत्र है, इस पे अमल कितना होगा? 100% होगा। 100%? हाँ बिल्कुल। 6 महीने बाद दोबारा से ये वीडियो चलाऊंगा फिर। बिल्कुल चलाना, बिल्कुल। फिर ये मत कहना कि अगर ये 6 महीने के अंदर अगर ये पूरा नहीं हुआ, ये 20 मई लिखी है, मैं 25 मई कह रहा हूँ, मई में पूरा ले लो। अगर ये जून चलाएगा तो ये वीडियो चलाऊंगा और आपको आना फिर देखना कि ये वीडियो सभी के लिए काम आएगी। बिल्कुल होके रहेगा। पक्का कर दोगे? बिल्कुल पक्का करेंगे। यानी कि 20 मई से कह रहा हूँ, 30 मई तक ये चालू हो जाएगा प्रोग्राम। बिल्कुल किंग्सबरी को किंग की तरह ही बनाना है हमने। अगर नहीं हुआ तो ये वीडियो
दोस्तों ये सभी देख लेना, इनके अनीता जी ने अपनी जुबान करी है कि अभी ये इनके 20 मई 2024 से प्रोजेक्ट शुरू 20 मई 2024 से प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन MJ24 न्यूज़ ने इनको 10 दिन और दिए, 30 मई से प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इनके यहाँ की पब्लिक अपने आप देख लेगी इनको। क्या इस्तीफा दे दोगे फिर? आने तो दो पहले इस्तीफा। नहीं, अगर ये 30 मई तक शुरू नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दोगे? वो देख बिल्कुल आप या टेंशन मत नौबत लो, नहीं पड़ेगी? नहीं नौबत ही नहीं आएगी, बिल्कुल नौबत बाकी और भी काम करने हैं, बहुत काम करते हैं। जब सूरी जी हमारे साथ है, अभी किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। देखिए, बिजली के मुद्दे पर जो मैंने क्लियर किया ही है आपसे, जो सरकारी इन्वॉल्वमेंट है, जो टेक ओवर है, उनकी मर्जी से ही हो सकता है। हम तो सिर्फ नहीं सर, ये बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम है। बिल्डिंग का काम हर हालत में स्टार्ट होगा, वो ये पहला हमारी काम है जवाब हमारा। है, बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? आप महिला हैं तो आप यहाँ की समस्याएं भी जानते हैं। समस्याएं यही है, मेन तो है देखो साफ सफाई का और लाइटिंग का है ही है, आपको पता ही है, दिक्कत ज्यादातर महिलाओं को ही होती है। क्यों महिलाएं घर पे रहती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं, जेंट्स तो अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। सुबह सुबह उठो, लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है, हाँ। उसके लिए बड़ी दिक्कत तो होती है। कैसे चीजों पे मैनेज काम कैसे करना मैनेज करेंगे कि कौन सी समस्या आ रही है अभी? अब तो यही चल रहा है ना अभी। बता दीजिए, आप MJ24 न्यूज़ पे लाइव है अभी। इनकी कौन सी समस्या अभी है? यही है कि लाइट की है, पानी की है, लाइट तो सफाई की सूरी है। साहब ने बोल दिया कि वो सफाई टाइम की है। लगेगा। देखो सफाई का तो बहुत बड़ा है K4 में। हाँ। K4 के आगे अब हम K4 में खड़े हैं तो K4 में सफाई की समस्या बहुत ज्यादा है, जो पार्क में भी है और फ्रंट पे भी है हमारे पीछे। और सबसे बड़ी चीज शॉप साइड है और EWS पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें। बच्चों के लिए क्या करेंगे? बच्चों के लिए मेन पार्क अच्छे बनाएंगे। पार्कों में हमारा प्लान कुछ और ही है, कह रहे फाउंटेन भी लगाएंगे, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे झूले भी लाएंगे और वॉकिंग स्पेस भी बनाएंगे। ओपन जिम लगाएंगे? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उससे फायदा होगा कुछ? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। फिट एंड फाइन रहेंगे उससे, हम हो गया। ठीक है। और इनके आप ये बताइए कि जैसे सूरी साहब ने बताया कि भाई जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ एक प्रावधान करेंगे, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी अलग से कुछ करना चाहोगे? महिलाओं और बच्चों का तो पार्क में अपने आप ही हो जाता है, उनके लिए करने की कोई जरूरत अलग से कोई जरूरत नहीं अलग है। इतनी जरूरत नहीं है, वो महिलाएं एडजस्ट कर महिलाओं के लेती लिए हैं। मंदिर है, मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ, पार्क में बैठो, बड़े प्यार से टाइम पास होता है हमारा। लेकिन पार्क हमारे बैठने लायक होना चाहिए। हाँ। ये पार्क हमारे बैठने लायक नहीं है, जगह जगह से टूटा पड़ा है, सीटें बिल्कुल टूटी हुई हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, कहीं बैठते हैं सब जगह हिल रहा है, तो ये सब ठीक कराने की जरूरत है। देखो यहाँ के हमारे और भी टेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? यहाँ आपको 1-1.5 साल के करीब हो चुका है, तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है। मतलब कई बार तो पूरा दिन हो जाता है। लिफ्ट भी बंद हो सकती है? लिफ्ट भी बंद हो जाती है। लेकिन लिफ्ट के लिए तो यहाँ पे पहले से एक छोटा डीजी लगा हुआ है। लेकिन कई बार बहुत इश्यूज होते हैं। हम सिर्फ बिजली की वजह से लिफ्ट रुकती है या लिफ्टों में भी प्रॉब्लम होती है, खराब हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और प्लस लिफ्ट की भी कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, साफ सफाई कैसी है? CCTV नहीं है, और साफ सफाई आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे साफ सफाई भी इतनी कोई नहीं है। नहीं। वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, मतलब वर्किंग है हम लोग, और इलेक्ट्रिसिटी ना हो, वाईफाई नहीं चलेगा तो कैसे होगा। और प्लस यहाँ पे बिल्डिंग की कंडीशंस, बाहर इतना ज़्यादा टूटा फूटा है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो अदरवाइज तो यहाँ पे बेस्ट है। सिक्योरिटी को लेकर क्या कहेंगे? सिक्योरिटी चाहिए, सब सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो दो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की और मेंटेनेंस की। ठीक है। हमारे भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे? बिजली की मेन समस्या है। बिजली की तो समस्या सूरी साहब ने बोल दिया कि बिजली का सीवर की है यहाँ पे। हाँ, सीवर की समस्या पे बातचीत करेंगे। अनिता जी से बात करेंगे, क्या समस्या है? सीवर सब ब्लॉकेज पड़े हैं। ब्लॉक पड़े हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है उस वो बैक मारता है। हमें नहीं पता यहाँ पे इनके पक्के सीवर की लाइन नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं उसको? खुद अपना खर्चा करके करना पड़ता है। अपना करना पड़ता है। फिर मेंटेनेंस किस बात की देते हो आप? मैं खुद खर्चा करना पड़ा। अच्छा, कितना पैसा लग जाता है उसमें? 20 से 25 हज़ार रुपये लगेगा एक बार निकलवाने के लिए? नहीं, उसे बाथरूम को बनवाने के लिए ऊंचा करके बनवाया उसको। अच्छा, क्योंकि ये समस्या रहती है। अनिता जी से बात करेंगे। हाँ जी, सीवर की समस्या बताइए। जैसे भाई साहब ने
और बैक मार जाते हैं, उसमें 20 से 25,000 रुपये उनका खर्चा भी आता है, जो कि यानी कि लगभग 1 साल की मेंटेनेंस होगी। वो हर साल अगर देते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेंटेनेंस किस चीज़ की है? देखो मेंटेनेंस, सीवर की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। सीवर की प्रॉब्लम कैसे बैक मारते हैं जब, उसका समाधान कैसे करेंगे? अब ये तो धीरे धीरे होगा, एकदम तो नहीं हो पाएगा। नहीं, कुछ तो प्लान किया होगा कि भी उनके लिए। सूर्य जी बताएंगे। आप सचिव हैं, आप सेक्रेटरी पद के लिए हैं, हैं। आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे करेंगे आप बता दीजिए कि आप सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार हैं। करेंगे, धीरे धीरे आएंगे, मिलके काम। देखिए, इसमें कई टेक्निकल इश्यूज हमें देखनी पड़ेंगी। हमें उसका पूरा नक्शे भी चाहिए सीवर के, और जो पाइप्स बाहर हैं 40 यार्ड्स में, उन सबको हम अंडरग्राउंड करेंगे उसको, ताकि वो साफ सफाई हो सके। फिर कोई समस्या नहीं आ पाएगी? देखिए, समस्याएं तो जहाँ पर यूज़ होगा समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन उसको साथ के साथ अपडेट इस तरह से करेंगे कि वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। हर समस्या का हल इस तरह से ही करना है। जो गौरीशंकर मंदिर के सामने एक बड़ा ग्राउंड है, उसका क्या है, उसमें क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? ये देखिए, वो एक कॉमन एरिया दोनों RWS के बीच में, या तो उसको अभी फ़िलहाल तो हम पार्क में ही डेवलप करेंगे, वो उसका डेवलपमेंट मिलजुल कर होगा। काफ़ी गंदगी पड़ी रहती है वहाँ पर। देखिए, काफ़ी साफ सफाई है, उसकी वॉल भी टूट चुकी है। अब काफ़ी उसकी साफ सफाई की जाती है, तो वो भी आगे हम जारी रखेंगे कि उसको कहीं किसी तरह की गंदगी वहाँ पर ना आए। जो RWA की तरफ से उसकी सफाई की जाती है, वो तो एक बार वो ट्रैक्टर चला के छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से वो उसमें घास उग जाती है, झाड़ियाँ उग जाती हैं। अब देखिए, वो हमारे जो जितने भी गार्डनर हैं, वो उनकी ड्यूटी लगाएंगे उसको भी मेंटेन करने के लिए, उसको सफाई के लिए वहाँ पे ग्रास वगैरह कर लगा कर। लेकिन माली तो एक ही है। नहीं, इसमें दूसरी सोसाइटी का माली भी शामिल हैं, वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी आपकी सोसाइटी में तीनों ब्लॉक में सिर्फ एक ही माली है? नहीं, देखिए, 2 माली हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो 2 माली हैं, और आप देख रहे हैं कि क्या उनकी संख्या बढ़ाएंगे? फिलहाल मुझे लगता है कि वो काफ़ी हैं, वो सब बड़े एफिशिएंट हैं कि वो अपना उसको मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? आप तो इनके मेंबर बन चुके हो, तो यहाँ क्या समस्या है और क्या करेंगे अब? देखिए, कॉमन समस्याएं सारी जो भी आते रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ 12 साल। 12 साल नहीं है कि आप तो लगभग शुरू से ही रह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या समस्या आ रही है और क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, हम सारी पूरी टीम ने मिलके जो करेंगे, जब पूरी टीम आएगी और सब लोग मिलके करेंगे, क्योंकि हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं काफ़ी यंग हैं, इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ वाले हैं, तो नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे जिससे कि हमारी वेलफेयर, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर डेवलपमेंट हो सके। कि जो 4 मेंबर अभी आपके टीम के बन चुके हैं, जिनमें आप एक हैं, तो वो 4 मेंबर तो अभी ऑलरेडी भी पुरानी मैनेजमेंट में मेंबर थे, लेकिन उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई। वो तो वही बात है। देखिए, RWA में की पोस्ट पे जो होते हैं, पावर तो उन्हीं के हाथ में रहती है, एग्जीक्यूटिव मेंबर तो हेल्प ही करते हैं। तो आप क्या करेंगे फिर? आपकी भी अगर आवाज़ दबा दी गई तो वो तो डिपेंड करता है। हमारी टीम आएगी तो सारे लोगों के एक जैसे आइडियाज़ हैं, सब मिलके करेंगे काम। तो सबसे पहले क्या चाहेंगे कि भी आपकी देखिए, सोसाइटी में सबसे पहले क्या बने? इतनी सारी बात हो चुकी है, मैं सिर्फ 3 बात बताना चाहती हूँ। हमारी सोसाइटी में साफ सफाई, रख रखाव और सुरक्षा, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। सुरक्षा की क्या कमी होती है? सुरक्षा में कमी का मतलब सिर्फ गार्ड खड़े होने से सुरक्षा नहीं हो जाती। कैमरेज नहीं है, लेडीज सुरक्षित नहीं है, लिफ्ट्स में आती जाती हैं, अलग स्ट्रेंज पर्सनस आते हैं, उनसे भी सब होने ज़रूरी है, तो कैमरा होना बहुत ज़रूरी है। हर फ्लोर पे होना चाहिए, लिफ्ट पे होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो लेकिन कैमरे तो लिफ्ट के वहाँ लगे हुए नहीं, हैं। वो तो लिफ्ट में तो नहीं है। आप देखिए, लिफ्ट के बाद पर्सनल है, वहाँ सब पता चलता है कि जो आना जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, उसका तो नहीं पता चल रहा ना। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। लिफ्ट के अंदर भी कैमरा होना चाहिए, और फिर हर फ्लोर पे होना चाहिए, जिससे कि नीचे जो इनका जो पैनल होता है, स्क्रीन पैनल, उस पर गार्ड की नजर रहे कि कौन से फ्लोर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सुरक्षा के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए। और दूसरी, जो गेट पे चेकिंग नहीं होती है प्रॉपर, जो कि कोई भी आ रहा है जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी आए, हमारी टीम आए, वो टीम जो भी आए, पर काम तो करना ही पड़ेगा। जो सोसाइटी की सिक्योरिटी पे सवाल उठा रहे हैं आप? सिक्योरिटी है नहीं,
है नहीं, आप भी रहते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से आप भी यहीं के रेजिडेंट हैं, तो आप भी देखते हैं सिक्योरिटी उतनी है जो होनी चाहिए, बढ़ाने चाहिए। जो आते हैं विजिटर्स आ रहे हैं ना, उनकी कोई पूछताछ है, कौन जा रहा है, किसके घर जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कुछ। लेकिन 4th क्लास स्वीपर की भी संख्या यहाँ पे काफ़ी है, वो भी काम करते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी सफाई क्यों नहीं हो पाई? नहीं सुई, देखिए पीछे EWS की क्या हाल हो रही है। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हर समय लगे वो रहते देखिए हैं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम तो रेजिडेंट ही बता सकते हैं, अभी हम कोई पावर में तो है नहीं जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अब हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो बैक साइड के मकान उनसे पूछिए, उनके तो रहना भी मुश्किल है। EWS और शॉप साइड दोनों साइड, जो पीछे EWS पे इतना कचरा फैला है, बीमारियों का घर है, पीछे रहने वाले लोगों को तो डेंगू उसके लिए क्या करवाएंगे? बिल्कुल ऑब्वियसली साफ सफाई तो हमारे लिए पहला मुद्दा है। उसकी वजह से यहाँ के जो फ्लैटों की कीमत है वो भी बहुत कम होती बहुत है, डाउन हो गई है। जो भी आदमी खरीदने आएगा ऑब्वियसली वो क्या चीज़ देखेगा, साफ सफाई है, सेफ्टी है, बिल्डिंग कैसी है, तो ये 3 चीज़ें ही तो इंप्रेशन डालती है ना किसी को, अट्रैक्ट करती कोई चीज़ को खरीदने के लिए। हम ही जाएंगे कहीं खरीदने के लिए और इस तरह का हालात होंगे तो कौन खरीदेगा। लेकिन आपने जिस टाइम लिया था 12 साल पहले, बहुत फर्क था। तो लगभग कितने का फ्लैट लिया था? भाई जब हमने लिया था तब 36 का था। 36 का। हाँ। लेकिन अभी कीमत कितनी डाउन हो गई है, 30 भी नहीं मिल रहा है। 30 भी नहीं मिल फिर रहा आप है। सोचिए, यानी कि 12 साल के बाद में मकान की एप्रिसिएशन होती है प्राइस की, पर यहाँ डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो आप सोचिए कि यहाँ ये सबसे की बड़ा मुद्दा है। रखरखाव नहीं है, सुरक्षा में प्रॉब्लम है, सेफ्टी प्रॉब्लम, हाइजीनिक नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, हाँ इसीलिए जी। उसके रेट कम होते जा कम रहे हो हैं। रहे हैं। हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कोई हमारी प्रॉपर्टी को खरीदे, क्या चीज़ बताएं हम। कोई EWS की तरफ जाएगा तो देख दोबारा खरीदेगा, लेने जो आएगा दोबारा आएगा ही नहीं, कहेगा यहाँ तो ये हालत है, सीवर में जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्या बताएं आप बताइए। ये लुक भी हमने जो K4 में जो लुक बनी हुई है ना, हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, ये जो ये हमने हमारी बात की, मेहनत ये है। सिर्फ रेनोवेशन हम सब लोगों ने रेजिडेंट से मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन करके किया, अदरवाइज यहाँ अंदर घुसना मुश्किल था। और अभी भी आप देखिए स्कूटियों के सीट के डॉग्स आते हैं, कोई रोकथाम नहीं। और सारे ब्लॉक्स में डॉग्स को रोका हुआ है, पर यहाँ डॉग्स को कोई रोकता है, क्योंकि डॉग्स को तो रोक ही नहीं सकते, चाहे अपना नुकसान करा लेंगे, लोगों को काट लेंगे, किसी को कुछ हो जाएगा, पर हमारी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं, पर डॉग्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस। साफ सफाई, बिजली और यहाँ की सिक्योरिटी का बिल्कुल। तो ये 3-4 मुद्दे हैं, बाकी सब तो इन्होंने बता ही दिया, सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें कुछ लोगों ने माहौल खराब कर रखा है, ऐसा सुनने को आया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब जैसे सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप से खत्म होंगी। सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के गार्ड खड़ा है उसको सिक्योरिटी नहीं कहते। आपने दिल्ली में भी सोसाइटीज़ देखी होंगी, वहाँ किस टाइप की चेकिंग होती है, आप अंदर जा नहीं सकते, विजिटर्स की उनकी पूरी उनका वो बना हुआ है। आप पहले वो लिखवाएंगे आपका फ़ोन नंबर, किसके घर जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस गाड़ियों के नंबर नोट होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। EWS के लिए कितनी बार हमने शिकायत करी सर, है? एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल है, काफ़ी समय लिया आपका। जो ये आपने घोषणा पत्र दिया है, ये सिर्फ यहाँ के ओनर्स के लिए है या जो किराए पर रहते हैं उनके लिए भी है? देखिए, ये सभी की पार्टिसिपेशन से ही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 550 फ्लैट्स में से 300 जो हैं टेनेंट्स हैं, वो हमारा अभी नाम गया है। और मैंने अपने मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस जो अपने ग्रुप्स में भी डाला है, बिल्कुल बहुत ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी पार्टिसिपेशन हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी पूरा सहयोग करेंगे और हमें भी गाइड करते रहेंगे। हम उनकी हर बात को ज़रूर सुनेंगे और हम चाहेंगे कि समस्याओं का हल सभी के सहयोग से ही पता चलता है, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के जरिए से। लेकिन जैसे हमें सूत्रों से पता चला है, यहाँ के किसी किराएदार ने आपके किसी भी एक उम्मीदवार से पूछा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो उनका जवाब था कि भाई आपको क्यों बताएं, आप तो किराएदार हैं। देखिए, ये मेरे हिसाब से ये गलत एटीट्यूड है, इस तरह का नहीं है। जहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। देखिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर तरह के समाज क्योंकि जो ओनर है वो तो खुद रहते नहीं है, नहीं 80% इन्वेस्टर है, ज़्यादातर तो यहाँ किराएदार रहते हैं। तो किराएदार को जो समस्या हो रही है, ओनर पर नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, ये इंसानियत के तौर पर भी ये चीज़ें नहीं ठीक हैं। समाज में रह के सबसे मिलजुल कर ही होता है, वो भी आज हैं, कल को वो भी ऑनर्स बनेंगे। तो हम तो सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं, ऐसा हो। और दूसरा ये कि जो जहाँ तक हमारी टीम का सवाल है, हम लोग ऑन ग्राउंड इंसानियत के नाते और सबको एक समझ के ही करेंगे। ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनको अपने फ्लैट ऑनर्स से पूछ के कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो हमारी एक मजबूरी है कि जिस तरह का एक कंसेप्ट है सोसाइटी का,
तो वो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, तो उसमें कुछ चीज़ें की वजह से जो प्रावधान दिए गए हैं जो बाय लॉज वगैरह में, उसमें एक फ्लैट ओनर को राइट्स हैं उसलिए, क्योंकि वो एक परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, तो इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। लेकिन जो टेनेंट्स हैं उनके लिए एक कोई सुझाव पेटी रखी जाए कि भी जो टेनेंट्स हैं वो भी अपने सुझाव दे सकें और उस पर अमल हो। ये बात आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी सजेशन है, ये मेरे भी माइंड में आई थी, लेकिन पॉइंट्स इतने और मुद्दे इतने ज़्यादा थे कि मैं उसको ले नहीं पाया। हम एक शिकायत पे असली मुद्दे यहाँ के जो रहने वाले हैं, चाहे वो किराएदार है या ओनर है, मुद्दे वही बताएंगे, असली वही बताएंगे। तो हम बल्कि एक शिकायत पेटिका रखना की एक कोशिश करेंगे। उसमें ये रहेगा, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, कई लोग नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, किसी तरह के ऐसे मुद्दे होते हैं, तो हम वो एक गेट के पास या ऐसा जो कि कैमरे से दूर हो, किसी को कोई टारगेट ना कर सके, तो वो अपने बेहिचक समस्याएं रखेंगे। तो देखिए, अगर कोई समस्या शब्द आता है तो इसका मतलब कोई शिकायत है, अगर वो दूर होगी तभी तो हमारा एरिया अच्छा होगा। अगर शिकायत पेटिका में ना डाल के, क्योंकि सभी जगह आप कैमरे लगवा देंगे, किसी न किसी की फोटो आ जाएगी कि इसने डाली है, अगर आपको पर्सनली कोई मैसेज कर दे तो उस पर अमल होगा? बिल्कुल उस पर होगा। हमारे किसी भी जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी इलेक्ट होके आएंगे, तो हम वो सबके साथ ये कोऑर्डिनेशन रखेंगे, हर एक की बात सुने, तभी तो देखिए हम लोगों ने इतना एफर्ट्स किए हैं कि कुछ बदलाव लेके आने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार हम देखने में आया पास्ट में सुनवाई नहीं होती, तो कुछ लोग जो डिसीज़न ले रहे थे लेकिन वो मीटिंग्स में रेगुलरली नहीं बुला रहे थे रेजिडेंट्स को। अच्छा, एक सवाल हुआ, जैसे कि आप बार बार में एक ही बात कहते हैं कि भाई मुझे तो पद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ, मैं तो इलेक्शन में इनके कुछ बदलाव के लिए आया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप बीच में छोड़ के चले जाएं? देखिए, ये तो समय बताएगा कि कैसा है, लेकिन मैं जहाँ पर भी काम करने की कोशिश की है, क्योंकि किसी तरह का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। पर्सनल इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पे फ्लैट ओनर हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो सुविधाएं यहाँ पर हैं वो मेरा हक है उसको लेने का। अगर वो हमारा हक जो है हमें सही से नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। तो एक आवाज़ के रूप में आज हम आगे आए हैं। क्योंकि आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, एक महीने से मैं ही पीछे लग रहा हूँ कि भाई इंटरव्यू लिया आपका, और आज बड़ी मुश्किल से आप फंसे हैं, तो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में क्या ये पूरा टर्म कर पाएंगे? किस तरह से करेंगे? देखिए, उसके लिए हम जो है कि यहाँ वन मैन शो नहीं रहेगा, जो भी पावर्स होंगी हम सब आपस में बांटेंगे, और सभी और लोगों को भी हम ऑनरेरी पोस्ट देंगे, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन हो गए या जो भी कोई और अच्छे एक्टिव हैं, इवन वो टेनेंट्स क्यों ना हो, उसमें से भी हम अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी सोसाइटी को बिल्कुल रहेगी कि आप बिल्कुल रहेगी उनको। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी जैसे कि अभी एक मुद्दा बताया था कि अभी आप तो किराएदार हैं, आप तो ओनर नहीं हैं, आपको क्यों बताऊं? देखिए, ये बातें होती हैं, लेकिन इसको हम मुझे लगता है कि जो हमारी टीम है वो एजुकेटेड है और हर तरह से इंसानियत के नाते भी हर मुद्दे को समझती है, और उतने ही सेंसिबल मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो रहें, कि हर एक किसी के मुद्दे को हम सीरियसली लें। सिर्फ ये नहीं कि वो टेनेंट हैं तो हमने उनकी बात नहीं सुननी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरे को ऐसा विश्वास है। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहेंगे? मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो भी देखिए रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छा सोचा होगा, जो भी लोग हैं। उनका काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, वो सब लोग पहले से इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रखा है, जो उनकी सोच है वो वही अपना विचार रखे हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र के जरिए भी, हमने भी अपने रखे हैं। उन्होंने भी घोषणा पत्र में कुछ अच्छा करने के लिए लिखा। बिल्कुल, ये देखिए, एंड ऑफ द डे सब लोग इस HJK को अच्छा ही बनाना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है उनके लिए भी हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि वो लोग आएँ तो वो भी उसी दिल से, उसी भावना से करें कि हमने HJK को एक बहुत अच्छा ये एक सोसाइटी को बनाना ही बनाना है। ये संकल्प करें, वो भी हमने भी संकल्प किया हुआ है। अगर हम नहीं आ पाए तो भी हम अपना हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे इसी तरह से। वोटर्स के लिए एक संदेश? वोटर्स के लिए मैं कहूँगा कि
25 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान होगा। चाहे आपको दूसरे शहरों से आना पड़े, आप अपने हक का इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर वोट दीजिए। ये आपकी यह छोटी सा सहयोग से हमारे HJ के आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं। शुक्रिया। दोस्तों जैसे देखा आज का इंटरव्यू बहुत ही इनके बड़ा तगड़ा इंटरव्यू हुआ, सुपर फास्ट इंटरव्यू हुआ। और सूरी जी 1 महीने के बाद में आज हमारे कैमरे पे आए हैं अपनी टीम के साथ में, और हमारी तरफ से भी इनको शुभकामनाएं, और बने रहेंगे MJ24 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।